यह क्या वरुण, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हुए हो? अदिति घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली थी। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। वरुण ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया था। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है और कृपया करके मेरे काम में विघ्न मत डालो। वरुण ने झिड़क दिया तो अदिति चुप ना रह सकी। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, काम धंधा तो कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते हो। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। यूं घर बैठे कंप्यूटर चलाते रहने से कोई काम नहीं मिल जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने, मैं होती कौन हूँ तुमसे कुछ कहने वाली। मैं तो केवल घर बाहर पीसने के लिए एक नौकरानी हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसे का वैसा पड़ा मिलता है। अदिति ने गुस्से में कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही तो घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न भी कर रहा हूँ कि महारानी जी को कोई कष्ट ना पहुँचे। फिर भी कोई कोर कसर रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वरुण का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर छटपटा गई थी अदिति। क्यों इस प्रकार शब्द बाणों के प्रयोग से मुझे छलनी करते हो वरुण? अब तो यह तनाव मेरी सहनशक्ति को भी चुनौती देने लगा है। बोलते हुए अदिति रो पड़ी थी। यह क्यों नहीं कहती कि बेकार बैठे निखट्टू पति को तुम सह नहीं पा रही हो और दिन पर दिन कटखनी होती जा रही हो। क्रोधित स्वर में बोल वरुण घर से बाहर निकल गया था। अदिति अकेली सुबकती रह गई थी। माता पिता को आपस में तू तू मैं करते देख दोनों बच्चे मानव और पीहू अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बात कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाहटों ने ले लिया था। मम्मी बहुत गंदी है। घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करे, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। पीहू ने अपना मत व्यक्त किया था। मम्मी नहीं, पापा ही गंदे हैं। घर में काम करने से कुछ नहीं होता। बाहर जाकर काम करने से पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम ना करे तो हम सब भूखे मर जाए। मानव ने प्रतिवाद किया तो पीहू उस पर झपट पड़ी थी और दो चार थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा महाभारत मचा कि दोनों के रोने बिलखने पर ही समाप्त हुआ था। कोहराम सुनकर अदिति दौड़ी आई थी। वह पहले से ही उदास बैठी थी। आते ही उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और उनका रोना धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। अदिति बच्चों को मार पीट कर देर तक शून्य में ताकती रही थी, जबकि चारों ओर फैला अस्त व्यस्त सा उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को ना जाने किसकी नज़र लग गई, उसने सोचा और फफक उठी। कभी वह स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 माह पूर्व वरुण की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उनकी मुसीबतों का सिलसिला। 80,000 प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, यह वरुण को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी अदिति ने शौकिया प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में वही जीवन संबल बन गई थी। ना चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। उच्च वर्गीय पॉश इलाके के 3 कमरे वाले फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने तथा घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाली अलग अलग नौकरानियां थीं, पर अब एक से ही काम चलाना पड़ रहा था।
नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़े करने की जगह भी नहीं थी। ऊपर से पैसे की आवश्यकता थी, अतः एक कार बेचनी पड़ी थी। सबसे कठिन निर्णय था मानव और पीहू को महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। अदिति, वरुण ने बच्चों को यही समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक ना होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। पर जब एक दिन मानव ने कहा कि वह माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वे उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वरुण सन्न रह गया था। अदिति के मुंह से चाह कर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। वरुण के कुछ अन्य मित्र भी वैसे ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वे सभी मिलते जुलते एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से अदिति स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार कहाँ करते थे। पहले वाली नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का समाप्त हो गया था। जब से उन्हें महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर दूसरे मध्य वर्गीय स्कूल में डाला गया था, वे ना मित्रों की बात करते थे और ना ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र ही करते थे। अदिति को स्वयं पर ही ग्लानि हो आई थी। बिना मतलब बच्चों को ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। ना जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे, पर नहीं, वह तो अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। अदिति किसी प्रकार उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची थी। मानव और पीहू अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। अदिति ने दोनों को मनाया, पुचकारा, मम्मी को माफ नहीं करोगे तुम दोनों? बच्चों का रुख देखकर अदिति ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी, पर यह क्या, डांट खाकर भी सदा चहकती रहने वाली पीहू फफक पड़ी थी। अब हमारा क्या होगा मम्मी? वह रोते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा का क्या मतलब है? और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ दोगी ना? पीहू ने भोले स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा यह सब? ना जाने क्या उलझुल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। समझाते हुए अदिति ने मानव और पीहू को झुड़क दिया था, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर चूम लिया था। हम सबका परिवार है यह, ऐसी बातों से कोई किसी से अलग नहीं होता। हम सबका बंधन अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी से मज़े से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं, तभी तो प्रगति इंटरनेशनल को छोड़कर हम मॉडर्न स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। टाइगर हाइट्स छोड़कर हमें जनता अपार्टमेंट के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। मानव उदास स्वर में बोला तो अदिति शून्य रह गई थी। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए उसे बदलना पड़ा। अदिति ने समझाना चाहा था, पर अपने स्वयं पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे अवश्य हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पीकर सो गए थे, पर अदिति वरुण की प्रतीक्षा में बैठे हुए ऊँघने लगी थी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर वरुण से संपर्क करने का प्रयत्न किया था। घर से रूठ कर गए हैं, मनाना तो पड़ेगा ही, पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा वरुण का फ़ोन बजने लगा था। तो महाशय फ़ोन यहीं छोड़ गए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो वरुण कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठी रहे वह वरुण के लिए? कल ऑफिस भी जाना है।
इसी ऊहापोह में कब उसकी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। दीवार घड़ी में 12 घंटों का स्वर सुनकर वह चौंक कर उठ बैठी थी। घबराकर उसने वरुण के मित्रों से संपर्क किया। कौन? मनीषा। अदिति ने वरुण के मित्र शिव कुमार के यहाँ फ़ोन किया तो फ़ोन उसकी पत्नी मनीषा ने उठाया था। हाँ अदिति, कहो कैसी हो? सॉरी मनीषा, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ़ दी। कैसी तकलीफ़ अदिति? शाम 6 बजे के गए वरुण अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? हाँ, आज तो लगता है कि हमारी और तुम्हारी सारी रात आंखों में ही कटेगी। वरुण आए थे यहाँ। वो और शिव कुमार ने साथ चाय पी, गपशप चल ही रही थी कि मनोज की पत्नी का फ़ोन आ गया कि मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही मनोज के यहाँ गए हैं, पर जो भी हो उन्हें तुम्हें फ़ोन तो करना ही चाहिए था। वरुण अपना मोबाइल घर ही भूल गए हैं, पर मनोज जैसा व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था पता नहीं। शिव कुमार का फ़ोन आया था कि मनोज और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वह तो पास के ही स्टोर में सब्जी लेने चली गई और मनोज ने यह कांड कर डाला, मनीषा ने बताया। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ है अदिति, ये लोग तो आकाश से सीधे जमीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है, पर इन्होंने तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन और कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे? बोलते हुए मनीषा लगभग रो ही पड़ी थी। लेकिन शिव कुमार भैया फिर भी तकदीर वाले हैं कि शीघ्र ही दूसरी नौकरी मिल गई। अब तुमसे क्या छिपाना अदिति। शिव कुमार के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा ना था। फिर अदिति ने फ़ोन रख दिया था। अदिति की चिंता की सीमा ना थी। इतनी सी बात पर मनोज ने यह क्या कर डाला? अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अदिति पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसके और वरुण के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वह तो दिन भर ऑफिस में रहती है और वरुण अकेला घर में। उससे आगे तो वह सोच भी नहीं सकी और फफक फफक कर रो पड़ी थी। वरुण लगभग 10 बजे घर लौटे थे। यह क्या है, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो? एक फ़ोन तक नहीं किया। अदिति ने देखते ही उलाहना दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है अदिति, मैं रहूं या ना रहूं, तुम तो अपने पाँवों पर खड़ी हो। ऐसी बात मुँह से फिर कभी मत निकालना। और किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अदिति फफक उठी थी। यह संसार ऐसे ही चलता रहता है अदिति। देखो ना, मनोज हमें छोड़कर चला गया, पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। ना मनोज के जाने का दुख है और ना ही उसके लिए किसी की आंखों में 2 आंसू। वरुण रो पड़ा था। पहली बार अदिति ने वरुण को इस तरह बेहाल देखा था। वह बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। अदिति उसे अंदर ले गई थी। मानव और पीहू आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। अदिति हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बिठाकर वरुण को सांत्वना देने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि वरुण की इस मनोस्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो मनोज हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सपरिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, यह भला कौन सोच सकता था? अदिति के स्वर में भय और विश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में वरुण एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने अदिति पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। मनोज की पत्नी और बच्चे का क्या होगा? अदिति ने पुनः प्रश्न किया था। वह अब भी स्वयं को समझा नहीं पाई थी। उसके पिता आ गए हैं, वह ही दोनों को साथ ले जाएंगे।
पिता का अच्छा व्यवसाय है, मेवों के थोक व्यापारी है। वह तो मनोज को व्यापार संभालने के लिए बुला रहे थे, पर यह जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ व्यापार नहीं करेगा। अदिति की विचार श्रृंखला थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज की पत्नी मंजुला अक्सर अपनी पुरातन पंथी ससुराल का उपहास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन से कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वह छटपटा कर रह जाती थी। वरुण भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे लोग उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे हैं। उसके पिता बेंगलोर के जाने माने वकील है, पर अदिति का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि कहीं वहां जाने से उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। धीरे धीरे जीवन ढर्रे पर आने लगा था। केवल एक अंतर आ गया था। अब अदिति ने पहल की तरह कटाक्ष करना छोड़ दिया था। वह अपनी ओर से भरसक प्रयास करती कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो वरुण सदा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। अदिति इधर आओ, उसने बुलाया था। वह अदिति को कुछ दिखाना चाहता था। यह तो शुभ समाचार है। कब हुआ था यह साक्षात्कार? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। अदिति कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा वरुण का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछलते हुए बोली थी। इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वह आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरे मुझे बेंगलोर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस है अवश्य, पर मुझे उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। यह तो और भी अच्छा है। वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी है। उनकी तो सदा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहे। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम पीहू और मानव के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं, ना मैं अकेले रह पाऊंगी और ना पीहू और मानव। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। मेरे मामूली से वेतन में 6-7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उसे दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। पीहू और मानव सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। वरुण के माता पिता तो फोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार जो सुनने को मिला था। उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी थी। पर तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या होगा? फोन रखते ही वरुण ने प्रश्न किया था। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ मैं कि केवल अपने ही संबंध में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूँगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं हैं मेरे माता पिता। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर वरुण ने ठहाका लगाया तो अदिति को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वह तैयार है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।